अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सियासी जलसों को देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई और बहरान है ही नहीं है। चाहे वो पीटीआई के जलसे हैं, चाहे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, या पीएमएलएन, मरियम सफदर की के जलसे, या फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात। दूसरी तरफ अगर माहिरीन इक़्तिसादियत को देखें तो वहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट आपको नज़र आते हैं। एक वो लोग हैं, वो माहिरीन हैं जो कहते हैं कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तातुल आया हुआ है, वो कुछ उसूलों की बुनियाद पे है, और ये कि शराइत ऐसी भी नहीं हैं जिनकी शिकायत हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और दूसरे हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे माहिरीन इक़्तिसादियात हैं जिनके ख़्याल में आईएमएफ को एक बैनुल-अक़वामी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, दबाव के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात में बड़ी ज़्यादती हो रही है। आपने और डॉक्टर अशफाक हसन साहब को सुना होगा टीवी पे भी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और इसके साथ साथ वजारत ख़जाना के साथ भी बड़े अरसे मुंसलिक रहे। अब इनका अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है, बड़े निडर नुक्ता नज़र है, और कोई लगी लिपटे बगैर ये बातें वो कर रहे हैं जो कि आम पाकिस्तानी भी जिनके बारे में तशवीश में मुब्तला है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। पूछना बुनियादी सवाल ये था कि आईएमएफ के हवाले से जो दो मुतज़ाद बयानिए चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हकीकत कहाँ पे है? एक तरफ वो माहिरीन है जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अपना किया कराया है, और जो शराइत आयद की हैं आईएमएफ ने वो दुरुस्त हैं, जबकि आप जैसे माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि शराइत हैं तो सही, लेकिन इसके पीछे के साथ इसमें सियासी मोटिव्स भी कार फरमा हैं इसमें। तो दरमियानी कोई सूरत भी है इस बयानिए की? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा कि आईएमएफ जो है एक सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट है उसका एक हिस्सा होता है हमेशा से। जो इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनका काफ़ी इस पे अमल दखल होता है, और फिर ये एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये सबको दुनिया में सबको पता है ये, तो इसमें ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। पहले ये था कि ये बड़े एक तरीके से खामोशी से ये काम किया करते थे। जिस ज़माने में मैं इनको डील करता रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो ये इतने ओपन नहीं होते थे। लेकिन अब कहते हैं ना कि वो उन्होंने क्रीज छोड़कर खेलना शुरू कर दिया है कि ठीक है जी, हमें जब आपको पता ही है कि हमारा एक सियासी बैकग्राउंड भी है, तो ठीक है, एंड टेक इट और लीव इट। अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको जो कहेंगे आपने वो करना है, नहीं लेना है तो आप जाए। तो ये एक इनका एक स्टांस तो है ही है, और इसमें दो ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। हम आईएमएफ के जो है वो मैंने बहुत डील किया 11 साल। आप यकीन करें कि मैं समझता था कि एक हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया था गालिबन 2000 में, और ये 10 महीने का हमारा प्रोग्राम था स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसमें हमें कोई 32 के करीब कंडीशन दिए गए थे विद इन 10 मंथ्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं ये समझता था कि ये इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी कंट्री। उस वक्त मुझे ये लगता था कि ये बहुत ही टफ है कि 32 शर्त शराइत है जो हमने 10 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन हमने किया। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ ये जो मौजूदा प्रोग्राम है, जो थ्योरेटिकली कागजों पे तो शुरू हुआ है ऑफिशियली 1 जुलाई 2019 से, लेकिन प्रायर एक्शंस तकरीबन 8-10 महीने पहले से ही शुरू हो गए थे। मेरा नहीं ख्याल है कि आईएमएफ ने कभी भी किसी भी मुल्क के साथ इतने सख्त तरीन प्रोग्राम कभी भी नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था।
मैं आई कुड नॉट इमेजिन कि IMF इतना ब्रूटल हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। देखें, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि एज ए इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ। देखें, मैं भी वही उसी जगह से तालीम हासिल की है जहाँ पर IMF के स्टाफ जहाँ से उन्होंने पढ़ा हुआ है, बल्कि उनसे बेहतर टीचर से पढ़ा है, उनके बेहतर स्कूल से पढ़ा हुआ है मैंने। जो लोग यहाँ आ रहे हैं मिशन चीफ वगैरह बनकर, उन्होंने जहाँ से तालीम हासिल की है, आई एम श्योर कि मुझे नहीं पता से कहाँ से की है, लेकिन उनसे कम मैंने भी नहीं की है, उनसे ज़्यादा पेपर भी लिखा है मैंने। तो मैं क्लेम तो नहीं करता हूँ कि जी ठीक है, इतनी शेखी मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से नुकसान पहुँचा रही है। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, तकरीबन जो 4 पॉलिसीज़ हैं खासकर, कि एक तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। दूसरा है करेंसी को डिवैल्यू करें, यानी कि डिवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। ये दोनों काउंटर प्रोडक्टिव है, काउंटर प्रोडक्टिव है ये। तीसरा ये कि आप ऑस्टेरिटी करें, चीज़ों को कट करें और टैक्स के बेस को ब्रॉडन करें। एक तरफ टैक्स के बेस को ब्रॉडन करें, बहुत अच्छी बात है, मैं 200% उनसे एग्री करूंगा, लेकिन फिर साथ में जब वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाओ, दोनों काउंटर प्रोडक्टिव है। ठीक है, मैं इनके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपके नाज़रीन को उतना नहीं आएगा समझ में, लेकिन इतना ये बता दूं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। फिर आता है कि आप प्राइसेस ऑफ यूटिलिटीज को बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, फला बढ़ाएं। मतलब इसका यह कीमतें बढ़ाने का नाम रिफॉर्म्स तो नहीं है। रिफॉर्म्स तो प्रोसेस में बेहतरी का नाम है। कीमतें बढ़ाना तो कोई रिफॉर्म तो नहीं है, वो तो कोई भी बढ़ा सकता है। उसके लिए क्यों आपको IMF या नो IMF, आपने कीमत ही बढ़ाना है, बिजली की कीमत बढ़ा दें। तो हम क्यों कहते हैं कि रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म प्रोग्राम है, ये दिस इज नॉट अ रिफॉर्म प्रोग्राम। यहाँ मुझे याद आ रहा है आपकी जो बातें हैं उसकी एंडोर्समेंट तो यूनान के एक साबिक वजीर ख़जाना यानिस वारूफाकस ने भी अपनी किताब में भी की थी, एनी एडल्ट्स इन द रूम। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यानिस यहाँ पे बोल रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, यूनान के साथ भी यूरोपियन यूनियन और IMF ने कुछ मिलता जुलता ही सलूक किया था। आप एग्री करेंगे इससे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो तो ये चूंकि यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से मेंबर भी था, तो इसलिए उसकी बचत हो गई। वो हम जैसे अगर गैर यूरोपियन यूनियन होता तो उनका भी हशर पाकिस्तानी से कम नहीं होता। उनको भी बहुत टफ गुजारा है उन्होंने। और आप देखें कि चंद 1-2 सालों में 4 से 5 गवर्नमेंट वहाँ तब्दील हो गई। पता नहीं हाफ ए डजन जो है फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए, हाफ ए डजन सेंट्रल बैंक के गवर्नर बदल दिए गए। तो मतलब यह है कि वो चाहे तो सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, इतनी सलाहियत है IMF में, और पाकिस्तान के सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर दिया गया है। ठीक है ना? अगर ईरान का हो सकता तो पाकिस्तान का क्या था। जी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को डेट रीस्केड्यूलिंग की, रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए ऐसा करना आपके ख्याल में ज़रूरी है? अगर पाकिस्तान ना करे तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप यकीन करें कि मैं देखता हूँ बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि, और हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर टाइप के लोग एक टीवी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं, डेट की रीशेड्यूलिंग करानी चाहिए। यहां तक कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के जुबान से यह बात कहलवा दिया कि जी पाकिस्तान को डेट की रीशेड्यूलिंग चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान का डेट जो रीशेड्यूलिंग जो होता है, यह बायलैटरल डेट होते हैं। बायलैटरल डेट जो मुल्कों के दरमियान में होता है वो बायलैटरल डेट है, जैसे पेरिस क्लब का डेट है। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस क्लब का नाम भी लिया था कि पेरिस क्लब के डेट जो है वो रीशेड्यूल होने चाहिए। आप देखें कि मतलब कोई अगर पढ़ ले, इकोनॉमिक सर्वे को ही पढ़ ले, तो उनको पता चल जाएगा कि सन 2001 में, कब? सन 2001 में, 21 साल पहले, हमने पेरिस क्लब के उस वक्त के $12.5 बिलियन को हमने उसकी रीशेड्यूलिंग कराई थी। और वो स्टॉक रीशेड्यूलिंग थी, यानी कि पूरा का पूरा डेट जो है 12.5 बिलियन उस वक्त जो था वो रीशेड्यूल हो गया था। उसके 2 कंपोनेंट थे। ये मैं जो बातें कर रहा हूं
ये उन पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का 2002-2003 का इकोनॉमिक सर्वे डेट का चैप्टर पढ़ लेते तो शायद ये बात ना करते वो, कि उसके $12.5 बिलियन के दो कंपोनेंट थे। एक था ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, वो होता है चीप लोन, उसका वेटेड एवरेज जो था 1.3% था, और वो था 8.8 बिलियन, सॉरी 8.5 बिलियन डॉलर जो था वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस था, और रिमेनिंग जो था वो 4 बिलियन जो था वो नॉन ओडा था, यानी कि नॉन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, और उसका जो वेटेड एवरेज था वो 4.3% था, यानी कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो 2/3 था, $8.5 बिलियन के करीब, वो 35 साल के लिए रीशेड्यूल हुआ। 35 साल, तो वो कब पेएबल होगा? 2036 में जाकर। तो अब आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि डेट की रीशेड्यूलिंग बायलैटरल डेट की होगी, और वो बायलैटरल डेट जो है पेरिस क्लब जो है वो तो 2036 तक तो हो गया है, तो पहले ही हो चुका हुआ है, लोगों को ये मालूम भी अब आप नहीं। बताएं 2036, तो किसकी हम रीशेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं? दूसरा जो था नॉन ओडा जो डेट था, जो 4.3% जिसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट था, वो गालिबन 25 साल के लिए वो हुआ है, तो वो भी 2026 तक जाएगा। तो कहने का मतलब है बायलैटरल डेट रीशेड्यूलिंग हो सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है? अगर ये हमारे लोग हमारे डेट के स्ट्रक्चर को अगर देख लेते, हमारे डेट का स्ट्रक्चर जो है ओवर द इयर्स में बिल्कुल तब्दील हो गया है। हमारा जो मल्टीलैटरल डेट है, यानी कि डेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के डेट प्लस जो हमारा बॉन्ड है वो, और जो हमने जो कमर्शियल बैंकों से बोरो किया हुआ है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बोरो किया हुआ था, या दुबई के बहुत सारे बैंकों से हमने बोरो किया हुआ है, ये जो है दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 56% ऑफ आवर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज। टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का 56% ये है। तो मल्टीलेटरल डेट जो है ये रीशेड्यूल नहीं होते हैं। अच्छा, ये आज तक किसी ने बात वजाहत इसकी नहीं की कि ये वाला कर्जा जो है ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने सवाल बड़ा अच्छा रेज किया था। ये दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज प्रेफर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के डेट रीशेड्यूलिंग होते हैं। अब रह गया बॉन्ड होल्डर जो हैं और जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं, इनके डेट हो सकते हैं लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको G7 ममालिक को साथ मिलाना होगा, यूनाइटेड नेशन को साथ मिलाना होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं आज पहली मर्तबा कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7 है, इसकी समिट होने वाली है इस साल। जो प्रेसिडेंसी है 2023 की, जापान के पास में है। तो हिरोशिमा जापान में ये समिट होने वाला है मई 19 से लेके मई 22 तक, या मई 21 तक ये वहां समिट होगा, जहां पर डेट रिलीफ टू लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज विल बी ऑन द एजेंडा। अच्छा, यानी जापान में ये समिट हो रहा है G7 यानी 7 बड़े सनती ममालिक का। यहाँ पे एक एजेंडा आइटम है कि जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो इस वक्त माली मुश्किलात में हैं, उनको रिलीफ कैसे फराहम किया जाए। जी बिल्कुल। इसके लिए एक अदारा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का थिंक टैंक है, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट कहते हैं, ADBI। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। मैं उसकी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूं। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी सिंस द इंसेप्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। 25 साल पहले ये अदारा बना था, तो पहला मैं पाकिस्तानी हूं जो उसके एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूं। बड़े एजाज। और वो ADBI जो है, ADBI इज ऑल्सो ए थिंक टैंक फॉर G7। तो उसको T7 कहते हैं, थिंक टैंक
T7 कहलाता है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने, जो कि जापान में हो रहा है, तो जापान ने इनको कहा कि आप जो है एक पॉलिसी ब्रीफ बनाएं G7 ममालिक के लिए। तो चूंकि मैं उनके एडवाइजरी काउंसिल में हूं, तो मेरा रेज्यूमे वगैरह उनके पास था, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप जो है डेट ऑफिस आपने इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान के डेट ऑफिस को आपने हेड किया, यू हैव बीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डेट ऑफिस, तो आप हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हो जाएं। तो मैं उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुआ हूं और मैंने बनाया है कि कैसे जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दैट इंक्लूड पाकिस्तान ऑल्सो, कि कैसे इनको डेट रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आपने उसमें हल किए हैं? किया हुआ है, हल किया हुआ है। तो मैं उन लोग नाजरीन के लिए जो कहते हैं कि डेट की रीशेड्यूलिंग चाहिए, ये जब तक आपके पीछे G7 ममालिक नहीं होंगे, यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, उस वक्त तक ये आपको कोई आप उसको आगे लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो बायलैटरल ममालिक हैं, जो बायलैटरल डेट है हमारा, एक तो पेरिस क्लब का तो रीशेड्यूल हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे बायलैटरल डेट्स हैं। जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि नॉन पेरिस क्लब के बायलैटरल डेट हैं हमारे। जी, तो ये कि पाकिस्तान इस किस्म के कर्जों से किस तरह निजात हासिल कर सकता है? जी, तो उसका मैंने ये कहा था कि जो बायलैटरल जो डेट है, उनके जो जिनके हम मकरूज हैं, दे शुड सस्पेंड देयर डेट रीपेमेंट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए इसके रीपेमेंट को वो सस्पेंड कर दें, ताकि हम जैसे मुल्क जो है, जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको सांस लेने का जरा मौका मिल जाए। एक ये था। दूसरा मैंने प्रपोज किया इन मौके कि जी आपका बड़ा कंसर्न होता है डेवलपिंग कंट्रीज में एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से है, एसडीजीज के हवाले से है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। तो मैंने बहुत सारे प्रपोज किया है कि डेट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ स्वैप करें आप। यानी कि जो हम आपको पेमेंट करेंगे, आपको बजाय पेमेंट करने के लिए इस तरीके से समझ लें कि किसी भी मुल्क का मैं डेट $200 मिलियन है, अब उसको मैंने पे करना है, तो इधर मैंने पे किया, तो वो मुल्क वो हमें $200 मिलियन दे देगा कि जी आप जाएं और इसको अपने सेहत और तालीम पे खर्च कर दें। तो वी कैन यूज दैट मनी फॉर आवर बजट पर्पस, उस सेहत पे खर्च करने के लिए, तालीम पे खर्च करने के लिए। इसके लिए हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट बना के जो भी G7 जिसको भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाएगा, हो सकता है कि IMF ही बने, तो उनको हम देंगे कि भाई देखो, ये जो फला मुल्क का जो डेट था $200 मिलियन, ये जो है इसकी स्वैप हुआ है, तो हम इसके लिए $200 मिलियन का रुपी इक्विवेलेंट ये प्रोजेक्ट जो है एजुकेशन के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है, या हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हम उसके ये प्रोजेक्ट्स है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। किसी मुल्क के साथ आप SDG के साथ कर लें, किसी के साथ आप एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे स्वैप कर लें, किसी पे आप पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से स्वैप कर लें, किसी के साथ आप ग्रीन डेट फॉर ग्रीन स्वैप कि आप एनवायरनमेंट को, ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, उस पर खर्च करेंगे। तो ये बहुत सारे मैंने प्रपोजल दिए कि ये भी एक ऑप्शन है। ये किसके लिए है? बायलैटरल के लिए है। जहां तक फॉरेन मल्टीलैटरल अदारे हैं, मुझे मालूम है कि मल्टीलैटरल अदारों के डेट रीशेड्यूल नहीं होते हैं। तो तजारती इदारे हैं, वो तो कमर्शियल इदारे हैं। जी जी, लेकिन जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं, या जो हमने बोरो किए हुए हैं, प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से हम ये तकरीबन 10-12 बिलियन डॉलर हमने वहां से भी लिए हुए हैं। तो इनकी जब पेमेंट ड्यू हो रही होती है ना, तो इसको हमने ये कहा है कि आप इनको 8 से 10 साल के लिए सस्पेंड कर दें इसकी पेमेंट। तो 8 से 10 साल तक आपको एक मौका मिल जाएगा अपने आप को ठीक करने। इसी तरीके से जो बॉन्ड के होल्डर है, ये सबसे अहम चीज है। बॉन्ड जो हमने फ्लोट किया हुआ है, वैसे अगर आप जाएंगे तो आपको खट से जो है आपकी रेटिंग गिरा दी जाएगी, और आप कभी नाम भी नहीं ले सकते अगले मरतबा इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पे जाने में। कोई आपके पैसा जो है वो नहीं आपको देगा इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट में।
तो उसके लिए एक अदारा है, उसको हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कहते हैं, IIFF कहलाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस फोरम कहलाता है, या ये कहलाता है आपका IIF कहलाता है ये, ठीक है ना। ये वाशिंगटन बेस्ड अदारा है, ये बॉन्ड मार्केट को डील करता है, ठीक है ना। उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, और वो G7 ही ले सकता है उनको बोर्ड, कोई मेरे और आपके कहने से वो बोर्ड पे नहीं आएंगे। G7 ममालिक ही उनको बोर्ड पे लेंगे कि आप जो है, अब फर्ज कर लें कि पाकिस्तान ने एक बॉन्ड फ्लोट किया हुआ है, 5 साल का है, $1 बिलियन का है, तो उसकी जो पेमेंट का शेड्यूल होता है वो इस तरीके से होता है कि 5 साल के अंदर में पूरा बॉन्ड के जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पेमेंट हो जाएगा, और उसके इंटरेस्ट भी पेमेंट हो जाएंगे। तो 5 साल में स्लेट क्लियर हो जाता है। मैंने प्रपोज किया कि इसको आप एक्सटेंड कर दे, 10 साल की तरफ ले जाए, यानी कि बॉन्ड होल्डर दे विल कंटिन्यू टू रिसीव मनी। अगर उनको किसी को 100 मिलियन मिलना था तो 50 मिलेगा, ठीक है ना। तो जो 5 साल में पेमेंट होना था वो 10 साल में पेमेंट होगा। तो इस तरीके से हमें यहां से भी रिलीफ मिल सकता है। तो ये इसको मैंने नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव डेट रिलीफ इनिशिएटिव, CDRI, कॉम्प्रिहेंसिव डेट रिलीफ। और ये उनको बहुत पसंद आया है, और ये उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से उठाकर उन्होंने अपने उसका हिस्सा बना दिया है ऑलरेडी। चलिए डॉक्टर साहब, ये मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि डेट रिलीफ अगर करना है तो ये तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जो हम बैठ के टीवी पे बातें करते रहते हैं और डेट की रीशेड्यूलिंग होनी चाहिए, पहले समझा तो करो कि रीशेड्यूलिंग कैसे होती है और किस डेट की होगी, किसकी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं अब आखिर में, जरा हम सम अप कर लें इसको। पाकिस्तान के कर्जों की मिसाल के तौर पर रीस्केड्यूलिंग हो भी जाती है, पाकिस्तान को नया कर्जा भी मिल जाता है, तो क्या जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है, मालियाती निज़ाम, जिसकी बुनियाद पे हम आज इस हाल तक पहुँचे हैं, उसमें बुनियादी तंजीमी जो स्ट्रक्चरल उसको कहते हैं, इस्लाहात किए बगैर हम इससे वाक़ईतन निजात हासिल कर सकते हैं इस कर्जों की लानत से? देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी चीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कर्जा लेना बुरी चीज होती तो दुनिया में बैंकों का निजाम ही नहीं बनता। बैंक क्या करता है, जिसके पास सरप्लस फंड है उससे लेता है, और जिसको पैसे की जरूरत है, जो इन्वेस्टर है, उसको देता है। तो बैंक प्लेज द रोल ऑफ इंटरमीडियरी। तो इसी तरीके से जिन ममालिक के पास सरप्लस फंड है वो हमें देते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। तो कर्ज लेना बुरी चीज नहीं है। अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो साथ साथ अपने कंधों पे जो बोझ डाल रहे हैं, कंधे को भी मजबूत करना पड़ेगा हमें। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, सिर्फ बोझ डालते जाते हैं और कंधा बैठ जाता है हमारा, जैसे आजकल बैठा हुआ है हमारा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रिफॉर्म में बिल्कुल करें। बहुत सारे रिफॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं रिफॉर्म बताऊं, मैं आपको बता दूं कि हमने कितना कॉस्ट पे किया है इस IMF के प्रोग्राम से। मैं क्यों कहता हूं, अगर कोई मुझसे सवाल करे कि आप क्यों कहते हैं बार बार कि जी हमें IMF में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं उस वक्त पुराने प्राइम मिनिस्टर को भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी मना करता रहा कि सर नहीं जाएं, आप बर्बाद हो जाएंगे, मुल्क भी बर्बाद होगा। लेकिन वो चले गए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन आज देखें कि जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2022, ये 4.5 साल हो गए ना, जो IMF के हम कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम में अभी तक चल रहे हैं। अभी ये पिछले 2 महीने का जनवरी और फरवरी मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उसका नंबर अभी नहीं आया है। तो दिसंबर तक पाकिस्तान ने करेंसी को डिवैल्यू करने की वजह से जो कॉस्ट पाकिस्तान ने पे किया है, $75 बिलियन। 75 अरब डॉलर कॉस्ट पड़ी है। 75 अरब डॉलर सिर्फ करेंसी की डिवैल्यूएशन से पब्लिक डेट हमारा बढ़ गया। पब्लिक डेट जो रुपए में तकरीबन ये बनता है 12.5 ट्रिलियन, 12,500 रुपया कर्जा चढ़ गया विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर हम पे 12.5 ट्रिलियन का, 12,500 रुपए का पब्लिक डेट चढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। उसको इस 4.5 साल के
के जो भी एक्सचेंज रेट रहा है उसके एवरेज लेकर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो $75 बिलियन बनता है। चलें, ये तो बड़ी तशवीश। दूसरा जो है, जो हम इंटरेस्ट बढ़ाए चले जा रहे हैं, कल हमने 20% बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट को। ये 6% था इंटरेस्ट रेट जब हम IMF पे गए, 6% था, वहां से आज हम 20 पे पहुंच गए हैं। लेकिन मेरी कैलकुलेशन 17 तक है, 17% तक है। 20 तो कल बढ़ा है, इसका बाद में इसकी इम्प्लीकेशन हम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने तकरीबन इंटरेस्ट पेमेंट की मद में हमने जो 4,275 बिलियन, एक तरीके से 4.3 ट्रिलियन का हमने इंटरेस्ट कॉस्ट जो है अपने मुल्क पे डाल दिया, और डॉलर के शक्ल में अगर कर दें तो ये $26 बिलियन होता है। तो सिर्फ दो पॉलिसीज, करेंसी की डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, इसने पाकिस्तान पे $101 बिलियन, $100 बिलियन का डेट की शक्ल में, इंटरेस्ट कॉस्ट की शक्ल में 4.5 साल में ऐड किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ $6.5 बिलियन IMF प्रोग्राम। चलें, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है डॉक्टर साहब। इसलिए पाकिस्तान मस्ट लर्न टू लिव विदाउट IMF। अपने घर को हमने खुद ठीक करना है। यकीन करें, ना चीन आके हमें ठीक कर सकता है, ना सऊदी अरब हमें ठीक करेगा, ना IMF ठीक करेगा, ना UAE ठीक करेगा, ना कतर ठीक करेगा। अगर ठीक होगा तो हम खुद करेंगे इसको ठीक। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, हम IMF के बगैर जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए बहुत मिल के काम करने की जरूरत है। देखिए, असल में हो ये गया है कि हम एक जहनी तौर पे इतने शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, हमारे एलीट भी इतने शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं कि वो समझते नहीं है कि हम IMF के बगैर जिंदा रहेंगे। मैं यहाँ पर जो डेंग श्याओपिंग था चाइना का, उसका एक इंटरव्यू, उसने एक अमेरिकन प्रेस को उसने इंटरव्यू दिया। तो अमेरिकन जर्नलिस्ट ने डेंग श्याओपिंग से पूछा कि यह आपने कैसे चाइना के जो लोगों के माइंडसेट को कैसे बदल दिया, कि वो एक पॉवर्टी स्ट्राइकन कंट्री था 1980s में, और वहां से आप दुनिया के दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर पे ले आए, बना दिया आपने। तो उसने कहा कि जी, उससे पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपका। उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था चाइनीज की लीडरशिप को और उनके जो अवाम थे, इनके माइंडसेट को बदलना था कि तुम आगे बढ़ सकते हो। चाइना के पास सलाहियत है आगे बढ़ने के लिए, बढ़ सकता है। मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को भी एक डेंग श्याओपिंग की जरूरत है कि पाकिस्तान IMF के बगैर जिंदा रह सकता है। इसका ये बता दूं कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है इस्लामाबाद में और लाहौर में। जहां आप देखेंगे चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने लगता है ना, वो आना शुरू हो जाएगा मीडिया के हवाले से, टीवी के प्रोग्राम में कोई आर्टिकल लिख रहा होगा, ओह इसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते। वो पहला जो है शॉट जो है वो ऑलरेडी खेल दिया है। जो हमारे डिप्टी गवर्नर थे, क्या नाम है, जो बाद में एक्टिंग गवर्नर भी थे, वो यंग सा बच्चा जो मुर्तजा, उसने कहा कि पाकिस्तान को तो 2 जून के बाद IMF में जाना होगा। आप नोट कर लें आज मेरी बात को, ये अप्रैल मई जून आप देखेंगे कि इस किस्म की इतनी बातें होने लगेंगी सोशल मीडिया के जरिए से और टीवी के चैनल पे, ओह इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। अगर जिंदा नहीं रह सकते हो तो मर जाओ जालिमो, यही कहूंगा, मर जाओ। फिर क्यों जिंदा हो तुम? अगर तुम इतने बेबस हो गए हो कि तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हो। उन 170 कंट्रीज से पूछो जो IMF में नहीं जाते हैं, जो IMF के प्रोग्राम में नहीं है, वो कैसे जिंदा है, वो कैसे मुल्क को चला रहे हैं। 170 मुल्क, हम जैसे कोई 20 के करीब मुल्क हैं जो निकम्मे होते हैं, जहां पर ये माइंड सेट होता है तो वो वही जाते रहते हैं IMF में। और जो एक मरतबा चला गया, आप यकीन करें कि हाफ ए सेंचुरी में नहीं निकल सका। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ये नहीं निकल सके। हम पाकिस्तान है, इजिप्ट है, ये आज तक नहीं निकल सके। 34 साल से तो हम हैं IMF में। हम भी कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा तो 50 साल हमारा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपने पाकिस्तान के पास बहुत सलाहियत है, यकीन करें बहुत सलाहियत है। हम आगे बढ़ सकते हैं, इनसे निकल सकते हैं, हम अपने घर को खुद ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सलाहियत है, हमें अपने ऊपर भरोसा करनी चाहिए।
जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि हमें मर्द-ए-हुर चाहिए, लीडर चाहिए, जिस तरह देंग ज़ाओपिंग थे, माओ त्से-तुंग थे, उसके बाद शी जिनपिंग आए। बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही हुआ कि कौम से, वतन से मोहब्बत करने वाले पुरखुलूस लोग थे, जिन्होंने वतन की बेहतरी के लिए काम किया। हमें इस किस्म के लोग चाहिए और जब तक आपका बिल्कुल सही कहना था कि ना हमें चीन ठीक करेगा, ना हमें सऊदीया, ना कोई कतर और ना जर्मनी, बल्कि अगर ठीक हुए तो हम अपने वजह से ठीक होंगे, अपने अमाल हमें दुरुस्त करने होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।